यूपी सन 2018 में पूछे गए उर्दू के अहम सवालात को हल किया जा रहा है। 90 सवालों को हल किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, यहाँ पे एक जुमला दिया गया है। किसका जुमला ये पूछा जा रहा है कि अदब जो असरात आसानी से कबूल कर लेता है, ज़बानें उन्हें देर में कबूल करती हैं। तो ये जो कौल है किसका है, तो ये सैयद एहतेशाम हुसैन का कौल है। सैयद एहतेशाम हुसैन आजमगढ़ के कस्बा माहुल में 21 अप्रैल 1912 ईस्वी को पैदा हुए और इनका इंतकाल इलाहाबाद में 1972 ईस्वी में हुआ था। एहतेशाम हुसैन तरक्की पसंद तनकीद के नुमाइंदा नक्काद हैं और आखिर तक ये तरक्की पसंद तहरीक से ही जुड़े रहे। इनकी तनकीद की बुनियाद इश्तराकी नज़रियात पर मबनी है। एहतेशाम हुसैन की तनकीद में साइंटिफिक नज़रिए देखने को मिलते हैं। एहतेशाम हुसैन के कारनामों की बात करें तो तनकीदी जायज़े, तनकीद और अमली तनकीद, ज़ौक़ अदब और शऊर, अदब और समाज, रिवायत और बगावत, अफ़कार व मसाइल, एतबार नज़र, अक्स और आईने, तनकीदी नज़रियात, उर्दू की कहानी, उर्दू साहित्य का इतिहास जो कि हिंदी में उन्होंने लिखा था, और उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़, ये सब तसानीफ़ एहतेशाम हुसैन की है। वीराने के नाम से इनका एक अफ़सानवी मजमुआ भी है। साहिल और समंदर के नाम से सैयद एहतेशाम हुसैन का सफ़रनामा है। ठीक है, चूँकि यहाँ पे एक सवाल जो है वो दिया गया है कि अदब जो हजरात आसानी से कबूल कर लेता है, ज़बानें उन्हें देर में कबूल करती हैं, ये एहतेशाम हुसैन का है। तो एहतेशाम हुसैन का एक और अहम कौल है, इनके नज़दीक एक नक्काद के लिए लाजिम है कि उसमें समाजी शऊर के साथ साथ जमालियाती एहसास भी हो। ठीक है, इनका एक और कौल बहुत ज़्यादा अहम है। कहते हैं कि जो नक्काद सिर्फ जमालियात पर नज़र रखता है और समाजियत को नज़रअंदाज करता है, वो पूरे तौर पर तनकीद का हक अदा नहीं कर सकता। एहतेशाम हुसैन के बारे में मोहम्मद हसन ने एक बात लिखी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है। सैयद मोहम्मद हसन लिखते हैं कि पिछले 35-40 साल से उर्दू तनकीद पर सिर्फ एक ही नक्काद की हुक्मरानी रही है, सैयद एहतेशाम हुसैन की। तो ये कौल किसका है? मोहम्मद हसन का है। आगे बढ़ते हैं। वो जादू के जुमले वो फ़िक्रे फिसूं के, तो समझे कि गोया हम अब तक थे गूंगे। तो ये जो शेर है इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो इसमें सनत इस्तिआरा का इस्तेमाल हुआ है। अब सनत इस्तिआरा क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जब किसी एक चीज़ का कंपैरिजन करते हुए दूसरी चीज़ को बआइन ही करार दिया जाता है, जैसे अली शेर है तो ये इस्तिआरा हो गया कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन काँप रहा है। ये जो मिसरा है कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, दबीर के मिसरे में भी इस्तिआरा ही है। ठीक है, याद वो बेमिसाल आँखें क्या तेरी ओ गज़ाल आँखें। तो ये जो शेर है इसमें भी इस्तिआरा है। इसमें आँखों को हिरन की आँख के जैसे करार दिया गया है। एक चीज़ को जब बआइन ही दूसरी चीज़ करार दिया जाए तो वहाँ पे इस्तिआरा होता है। ठीक है, तो ये जो शेर है इसमें भी सनत इस्तिआरा का इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92, किस मसनवी में हिंदुस्तानी ज़बानों का जिक्र किया गया है? तो अमीर खुसरो की मसनवी है नूह सिपर, इसमें हिंदुस्तानी ज़बानों का जिक्र किया गया है। प्रेमचंद का आखिरी नावल। देखिए, प्रेमचंद एक ऐसे नावल निगार है जिनका पहला और आखिरी दोनों नावल अधूरा है। ठीक है, तो मंगलसूत्र इनका आखिरी नावल है लेकिन वो तो अधूरा है। तो अधूरे से पहले जो नावल लिखा गया जो कि पूरा है उसे हम मानेंगे इनका आखिरी नावल, तो वह है गौदान।
गोदान प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल है, जिसे उन्होंने 1932 में लिखना शुरू किया और 1935 में मुकम्मल किया, और ये सरस्वती प्रेस बनारस से हिंदी में पहली बार 1936 में शाये हुआ था। ठीक है, 1936 में ये पहली बार हिंदी में शाये हुआ और एक साल बाद प्रेमचंद की वफ़ात के बाद 1937 में मकतबा जामिया दिल्ली से ये शाये हुआ था। तो अगर आपसे पूछे प्रेमचंद का आखिरी नावल गोदान कब शाये हुआ, तो 1936 में। इसका मौजू क्या है, तो प्रेमचंद ने अपने इस नावल में उस वक्त के समाज और किसानों, मजदूरों और सरमायादारों की कश्मकश को मौजू बनाया है। इस नावल के बारे में डॉक्टर सलाम संदेलवी कहते हैं कि अगर कोई प्रेमचंद के हिंदुस्तान का मुताला करना चाहता है तो उसको गोदान का मुताला करना चाहिए। गोदान प्रेमचंद का एक ज़ख़ीम नावल 36 अबवाब पर मुश्तमिल है। ठीक है, अब नावल चूँकि प्रेमचंद का आखिरी नावल पूछा है तो पहला नावल भी पूछा जा सकता है। तो इनका पहला नावल असरार माबिद है, नामुकम्मल रहा। ये बनारस के एक हफ्तावार अखबार जिसका नाम था आवाज़ खल्क, उसमें किस्तवार शाये हुआ था। इसके अलावा इनके दूसरे नावलों में हम खुरमा व हम सवाब, कृष्णा, रूठी रानी, बाज़ार हुस्न, गोशाए आफियत, चौगाने हस्ती, पर्दे मजाज, निर्मला, बेवा, गबन, मैदान अमल, गोदान और मंगलसूत्र, ये सब इनके नावल हैं। अफसानवी मजमू की बात करें तो सोज़े वतन इनका पहला अफसानवी मजमुआ है। प्रेम पचीसी, प्रेम बत्तीसी, खाके परवाना, ख्वाबो ख्याल, फिरदौसे ख्याल और प्रेम चालीसी, आखिरी तोहफा, ज़ादे रात, दूध की कीमत और वारदात, ये सब इनके अफसानवी मजमूए हैं। इन्होंने ड्रामे भी लिखे, संग्राम और करबला और प्रेम की देवी, ये इनके प्रेमचंद के ड्रामे हैं। देखिए, प्रेमचंद के बारे में मैं चाहता हूँ कि सारी कुछ बातें आपको बता दूं। ये 1880 में बनारस के पास एक गांव है लम्ही, वहाँ पे पैदा हुए। इनका असली नाम धनपत राय था। ठीक है, इनका पहला जो अफसाना है, पहला नावल तो आपने जाना असरार माबिद है। दूसरा जो इनका पहला अफसाना है वो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। प्रेमचंद ने 1936 में तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हिस्सा लिया था और उसमें उन्होंने अपना मशहूर ज़माना कौल कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। इनका एक कौल काफ़ी ज़्यादा अहम है, पूछा जाता है। कहते हैं कि उर्दू नवेसी में किसी भी हिंदू को फैज़ हुआ है जो मुझे होगा। इनका एक और कौल है कि अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई लेकिन मेरे ख़्याल में इसकी बेहतरीन तारीफ़ तनकीद हयात है। ये कहते हैं कि हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, ज़िंदगी की हकीकत हो। इन्होंने तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के उन्वान को नाकिस कहा था। कहते हैं कि तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का उन्वान मेरे ख्याल में नाकिस है। तो मेरे ख्याल में प्रेमचंद से मुताल्लिक सभी अहम बातें आपने जान ली। आगे बढ़ते हैं। फ़ेल की कितनी सूरतें हैं? 3 सूरतें हैं, हाल, माजी, मुस्तकबिल। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल। लेकिन यहाँ पे सूरतें पूछ रहा है तो फ़ेल की 5 सूरतें हैं, खबरी, शर्ती, एहतिमाली, अमरी और मसदरी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक फ़ेल की 5 सूरतें हैं लेकिन ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96,
غالب کے ہم عصر نہیں ہیں، تو آگا جاتا پیش، شیخ ابراہیم ذوق اور ہر گوپال تفتہ، یہ تو غالب کے ہم عصر ہیں، لیکن درگا سہائے سرور جہان آبادی کا اصلی نام درگا سہائے ہے، یہ غالب کے ہم عصر نہیں ہیں۔ ریختی کے موجد کون ہیں؟ تو ریختی ایک صنف ہے جس میں عورتوں کی زبان میں بات چیت کی جاتی ہے۔ ریختی کو اردو شاعری کی بدنام ترین صنف کہا جاتا ہے۔ ریختی ایسی صنف سخن ہے جس کی شناخت حیت سے نہیں بلکہ موضوع سے ہوتی ہے۔ محمد حسین آزاد کے مطابق ریختی کے موجد سعادت یار خاں رنگین ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سعادت یار خاں رنگین صحیح جواب ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ہاشمی بیجاپوری کو بھی بعض لوگ ریختی کا موجد مانتے ہیں۔ ہاشمی بیجاپوری آپشن میں ہے ہی نہیں، تو اس لیے ہم اس کو غلط مان کے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یاد رکھیے گا ریختی کے موجد ہاشمی بیجاپوری ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ محمد حسین آزاد کے مطابق ریختی کے موجد سعادت یار خاں رنگین ہیں۔ کوشچن نمبر 98، مثنوی خاور نامہ کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ تو محمد عادل شاہ کی بیوی کی فرمائش پر۔ یہ دیکھیے جو مثنوی خاور نامہ ہے یہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اردو کی طویل ترین مثنوی ہے۔ کتنی طویل ہے؟ تو 24,000 اشعار پر یہ مشتمل ہے، 222 عنوانات اس میں ہیں۔ کمال خاں رستمی نے لکھی تھی کس کی فرمائش پہ؟ محمد عادل شاہ کی بیوی کی فرمائش پہ۔ اس کے ہیرو حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ لف و نشر کی کتنی صورتیں ہیں؟ دیکھیے صنعت ہے لف و نشر، ٹھیک ہے، تو صنعت لف و نشر آپ جانتے ہی ہیں کہ جس کے ایک مصرے میں کسی بات کو لپیٹا جاتا ہے، دوسرے مصرے میں اس بات کو پھیلا کے بتایا جاتا ہے، تو لپیٹنا اور پھیلانا یہ اس کے لغوی معنی ہیں صنعت لف و نشر کے۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 3 قسمیں ہیں۔ کوشچن نمبر 100، یہاں پہ ایک جملہ دیا گیا ہے، یہ انگلش فصاحت کے باغبانوں، فصاحت اسے نہیں کہتے کہ مبالغہ اور بلند پروازی کے پاؤں سے اڑے، قافیوں کے پروں سے فرفر کرتے گئے۔ یہ جو جملہ ہے کس کا ہے؟ تو محمد حسین آزاد کا ہے۔ محمد حسین آزاد کی کتاب مشہور زمانہ کتاب آپ جانتے ہیں آب حیات ہے، سخندان فارس بھی ان کی کتاب ہے۔ انہوں نے اور بھی اہم تصانیف لکھی جن میں ان کا سفر نامہ سیر ایران کافی زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے دیوان ذوق کو مرتب بھی کیا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو اہم نظمیں لکھی ان میں شب قدر، صبح امید، حب وطن، خواب امن، داد انصاف، وداع انصاف، گنج قناعت، ابر کرم کے علاوہ پیاری بلی، خطاب بقلم، 9 طرز مرصع، یاد رکھیے گا 9 طرز مرصع ایک داستان بھی مرزا عطا حسین تحسین کی ان کی نظم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے خیالات بھی، تنقیدی خیالات بھی کافی زیادہ پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا، یہ کلیم الدین احمد نے کہا ہے۔ اور رام بابو سکسینہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آزاد کی عبارت میں بھاشا کی سادگی اور بے تکلفی، انگریزی کی صاف گوئی اور فارسی کی حسن کاری سب بیک وقت جمع ہے۔ ان کے بارے میں شبلی کہتے ہیں کہ گپ بھی ہاک دیں، آزاد گپ بھی ہاک دیں تو وہی معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ کوشچن نمبر 101، یہاں پہ ایک شعر ہے، کس کا ہے؟ فارسی سوں ہے ہندسی سوں ہے، باقی اشعار مثنوی سوں ہے۔
خواجہ میر اثر نے اپنی مثنوی خواب و خیال میں یہ شعر کہا تھا کہ فارسو سوں ہیں ہندوی سوں ہیں باقی اشعار مثنوی سوں ہیں، یعنی یہ کس کا شعر ہے؟ خواجہ میر اثر کا ہے۔ یہاں پہ ایک شعر دیا گیا ہے، کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے یہ پوچھا جا رہا ہے۔ اس نقش پا کے سجدے نے کیا 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 ذلیل، میں کوچہ رکیب میں بھی سر کے بل گیا۔ تو یہاں پہ صنعت حسن تعلیل ہے۔ صنعت حسن تعلیل کیا ہوتی ہے؟ جب کسی شعر کی علت شاعر کچھ اور بتائے حالانکہ اصل میں کچھ اور ہو تو اسے صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں۔ جیسے ایک بہت مشہور شعر ہے کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ اس شعر میں بھی صنعت حسن تعلیل ہے۔ ایک اور شعر ہے، کافی بار پوچھا جا چکا ہے کہ آتی ہے اس کو دیکھنے موجیں کشا کشاں، ساحل پہ بال کھولے نہاتی ہے چاندنی۔ اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس میں بھی صنعت حسن تعلیل ہے۔ تو امید ہے حسن تعلیل کیا ہوتا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ مثنوی رموز العارفین کے مصنف کون ہیں؟ دیکھیے اگر آپ کو نہیں پتا مثنوی رموز العارفین کے مصنف کون ہیں تو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا مثنوی سحر البیان کس نے لکھی؟ بیان کا جادو، جسے مثنوی اسم بامسمہ بھی کہا جاتا ہے، یہ تو پتہ ہے نا کس نے لکھی؟ میر حسن نے لکھی۔ تو مثنوی سحر البیان کے علاوہ ان کی 11 کل ملا کر کے کتنی؟ تو کل ملا کر کے ان کی 12 مثنویاں ہیں، ٹھیک ہے۔ مثنوی سحر البیان کے علاوہ انہوں نے 11 اور مثنویاں لکھی، جس میں نقل کلاونت، نقل زن فاحشہ، ہجو قصائی، نقل قصائی، مثنوی شادی آصف الدولہ، رموز العارفین کے علاوہ ہجو حویلی، گلزار ارم۔ رموز العارفین، گلزار ارم اور سحر البیان یہ تینوں بہت زیادہ اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ مثنوی در تہنیت عید، مثنوی در وصف کشف جوہر، مثنوی در خوان نعمت، یہ سب بھی میر حسن کی مثنویاں ہیں، ٹھیک ہے۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان کب لکھی گئی؟ تو یہ آصف الدولہ کے زمانے میں 1784-85 عیسوی میں لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ کب چھپی تھی؟ تو ہندوستانی پریس کلکتہ سے 1805 عیسوی میں چھپی تھی۔ کرشن چندر کا پہلا افسانہ یرقان کس رسالے میں شائع ہوا؟ تو ادبی دنیا لاہور میں یہ شائع ہوا۔ اب بات کرشن چندر کی آ گئی ہے، تو کرشن چندر یہ مشہور ہیں افسانہ لکھنے کے لیے۔ ان کے ناول بھی کئی اہم ناول ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کرشن چندر کے بارے میں سبھی اہم باتیں آپ کو بتا دوں، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ سب سے پہلے یہ جانیے کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ تو وزیرآباد ضلع گوجرانوالہ پنجاب میں یہ 1914 عیسوی میں پیدا ہوئے اور ممبئی میں ان کا انتقال ہوا 1977 عیسوی میں۔ اب انہوں نے بہت سارے ناول بھی لکھے، کتنے ناول میں آپ کو بتاؤں؟ چلیے، ان کا جو پہلا ناول ہے شکست ٹامس ہارڈی کے طرز پر لکھا ہوا ان کا پہلا ناول ہے، 1942 میں لکھا تھا اور 1943 میں ساکی بک ڈپو سے یہ شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ جب کھیت جاگے، 52 پتے، ایک گدھے کی سرگزشت یہ پوچھا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک عورت، 1000 دیوانے غدار، سڑک واپس جاتی ہے، گدھے کی واپسی، ایک گدھے کی سرگزشت، گدھے کی واپسی ان کا ناول ہے۔ ایسے انہوں نے بہت سارے ناول لکھے۔ فٹ پاتھ کے فرشتے ان کا آخری ناول ہے، ٹھیک ہے۔ لگ بھگ 47-48 ناول ہیں اور 33 ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ پہلا ان کا افسانوی مجموعہ طلسم خیال ہے اور ان کا آخری مجموعہ دیوتا اور کسان ہے۔ زندگی کے موڑ پر
अन्नदाता, हम वैशी हैं, एक गिरजा एक खंदक, एक गिरजा एक खंदक, समंदर दूर है शिकस्त के बाद, और मज़ाहिया अफसाने, किताब का कफन, दिल किसी का दोस्त नहीं, मिस नैनीताल, 10वां पुल, आधे घंटे का खुदा, उलझी लड़की काले बाल, ये सब इनके अफसानवी मजमूए हैं। ड्रामे भी लिखे इन्होंने, जिसमें खोल दो, नक्शे फरियादी, काहिरा की एक शाम, बेकारी, सराय के बाहर, नीलकंठ, हजामत और दरवाजा, ये इनके ड्रामे हैं। इन्होंने रिपोर्टाज भी लिखा, पौधे के नाम से इन्होंने उर्दू का पहला रिपोर्टाज लिखा। इनका पहला अफसाना यरकान किस रसाले में शाया हुआ? अदबी दुनिया लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 105वीं पूछता है, शब्बीर की मद्दाही में, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। 5वीं पुश्त है, शब्बीर की मद्दाही में, तो ये जो है किसका मिसरा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको पूरा एक बंद पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। नमके खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातिके बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी, रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी, शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। तो ये कौन कह रहे हैं? ये मीर अनीस कह रहे हैं। ठीक है, मीर अनीस के बारे में तो आपको पता ही होगा, इब्तिदाई तखल्लुस इनका हज़ी था, बाद में इन्होंने नासिक के कहने पे 1816 ईस्वी में अनीस कर लिया। फैज़ाबाद में 1802 में ये पैदा हुए थे, और 10 दिसंबर 1874 को लखनऊ में अनीस का इंतकाल हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या पूछा गया है? हाँ, वली का दीवान सबसे पहले कहाँ से शाया हुआ? तो पेरिस से शाया हुआ था। वली दकनी, उर्दू शायरी का बाबा आदम, इनको मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा। इनके बारे में मीर तकी मीर ने लिखा कि ये शैतान से भी ज़्यादा मशहूर थे। 1719 में ये इनका दीवान दिल्ली आया था, और ये खुद 1700 ईस्वी में दिल्ली आए थे अपने दोस्त सैयद अबुल मुआली के साथ, और इनकी मुलाकात यहाँ पे सादुल्ला गुलशन से हुई थी, जिन्होंने इनको 2 मुफीद मशवरे दिए थे। क्वेश्चन नंबर 107, चेचक के दाग, ये किसका अफसाना है? देखिए, अब बात अफसानों की आ गई, तो और किसके अफसानों की? बेदी के अफसानों की। तो चेचक के दाग ये बेदी का अफसाना है, लेकिन सिर्फ यही बेदी का अफसाना नहीं है, बेदी ने और भी बहुत सारे अफसाने लिखे। कौन कौन से लिखे? तो ध्यान से सुनिए। दाना व दाम, ये बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है। ठीक है, गरम कोट, तुलादान, अपने दुख मुझे दे दो, कोख जली, गरहन, हाथ हमारे कलम हुए, ये सब इनके अफसानवी मजमुए हैं। ठीक है, अफसाने भी इसी नाम से हैं, दाना और दाम, गरहन, कोक जली, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए, मुक्ति बोध, ये सब बेदी के अफसानवी मजमुए हैं। नावलों की बात करें तो इन्होंने एक ही नावल लिखा, ठीक है, एक चादर मैली सी, जो लाहौर से रिसाला नकूस में 2 किस्तों में 1960 में शाया हुआ था, और किताबी सूरत में 1962 में ये शाया हुआ था। ठीक है, इन्होंने एक और नावल लिखना शुरू किया था, लेकिन मुकम्मल नहीं कर पाए, नमक के उन्वान से लिख रहे थे, लेकिन वो अधूरा रह गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मसनवी तोती नामा का सन तसनीफ। अब ये देखिए, मसनवी तोती नामा की बात आ रही है, तो ये किसकी है? तो मसनवी तोती नामा ये गव्वासी की है। तोती नामा के अलावा गव्वासी ने 2 और मसनवियाँ लिखी, मीना सतवंती और सैफुल मलूक बदिउल जमाल। ठीक है, तो ये कब लिखी थी? तो यहाँ पे 1431 ईस्वी में ये लिखी थी। अगला सवाल है कि इल्मुल इक्तिसाद, ये किताब किसकी है?
तो इल्मुल इक्तिसाद ये नसरी किताब अल्लामा इकबाल की है। अल्लामा इकबाल के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। इनके उर्दू में 4 शेरी मजमूए हैं जो कि अक्सर व बेशतर आपसे पूछे जाते हैं। कभी कभी उसकी तरतीब पूछ देता है तो कभी कभी सने इशाअत पूछ देता है। तो इनका जो पहला शेरी मजमूआ है बागे दरा है, 1924 में शाये हुआ था। ठीक है, 1924 में बागे दरा शाये हुआ। दूसरा इनका है पाले जिब्रील, 1935 में शाये हुआ। और तीसरा जो इनका है वो है ज़रबे कलीम, 1936 में। और चौथा जो है वो अरमुगाने हिजाज़ 1938 में शाये हुआ। ये इनके 4 शेरी मजमूए हैं। अरमुगाने हिजाज़ इनका ऐसा शेरी मजमूआ है जो कि आधा उर्दू में और आधा फ़ारसी में है। इनकी नसरी तसानीफ़ में इल्मुल इक्तिसाद जो आपसे पूछा है ये है। इल्मुल इक्तिसाद के अलावा इनकी मसनवी असरार खुदी, इनके अलावा रमूज़े बेखुदी, क़याम मशरिक, ज़बूर अजम, जावेद नामा, ये सब इनकी अहम तसानीफ़ हैं। क्वेश्चन नंबर 110, यहाँ पे ये शेर है, ठीक है, इसमें इस्तिआरा है। तो इस्तिआरा का लफ्ज़ कौन सा है? इकरार है साफ आपके इनकार से ज़ाहिर, है मस्ती शब नरगिस में खार से ज़ाहिर। तो इसमें इस्तिआरा है नरगिस, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो 110 सवालात हमने हल कर लिए, बाकी के सवालात अगली क्लास में हल करेंगे। आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।